नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते हम आपके सामने आज एक ऐसे हस्ती को लेकर आए हैं जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। भारत सरकार के मंत्री है। गिरिराज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल आप करीब मंत्री रहे राज्य में और केंद्र में मिलके एक फायर ब्रांड के लिए जाने जाते हैं। आजकल मौन है ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं न मौन हूँ न मुखर हूँ। सरकार ने जो दायित्व दिया है, देश ने जो नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी दी है, उन जिम्मेदारियों में थोड़ी सी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने मुझे भी दी है। उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में समय लगा रहा हूँ। थोड़ी सी बल्कि ऐसी जिम्मेवारी है कि जिस पे उनका सपना डिपेंड है, सबसे ज़्यादा लोग जिससे जुड़े हैं। बिल्कुल सही। हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ आज पूरे देश में 80% अगर रोजगार हैं तो एमएसएमई में है और पूंजी 20%। बड़े उद्योगों में पूंजी 80%, रोजगार 20%। इसलिए लोगों की उम्मीदें बिल्कुल सही है। आज हम उस पर खड़े भी उतर रहे हैं। नहीं, उसमें क्या किया आपने, क्योंकि अब तो हिसाब देने का टाइम भी आ गया ना। देखिए, 2 साल एक लंबा टाइम है। देखिए, कई चीज हैं। मेरा काम कोई उद्योग खोलना नहीं होता। जो उद्योग खोलते हैं उनको हम मदद करते हैं। तभी 1,30,000 करोड़ से ऊपर 1,30,000 करोड़ से ऊपर हम आज बैंकों में जब आप ऋण लेने जाते हैं तो आपको कोलेट्रल मांगता है। तो हमने कोलेट्रल की गारंटी 1 करोड़ तक ऋण लेने का हम सरकार ने ली, जिसमें लगभग 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का लैंडिंग हुआ। दूसरा, ये तो बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, दूसरा अचीवमेंट हमने सरकार की अचीवमेंट, मोदी जी की अचीवमेंट, जो विभिन्न राज्यों में उद्योग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होते हैं, चाहे राज्य की सरकार किसी का भी हो, उसमें लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने कर दिया कि अब किसी को चक्कर नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन दो, 3 मिनट में मोबाइल ऐप से शुरू कर दो, उद्योग शुरू हो सकता है। उद्योग शुरू हो सकता है। वही नहीं, जिसका परिणाम हुआ 4.5 लाख लोग 6 दशक से ऊपर में लोगों ने रजिस्टर्ड कराने की हिम्मत की। इस डिपार्टमेंट के अंदर में उद्योग तो कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड बहुत कम है। तो आज 60 साल में जितना हुआ उतना हो गया 6 महीना में। अभी 12 लाख से ऊपर लोगों ने सेल्फ रजिस्टर्ड करा लिया। तो एक ये ईज डूइंग बिजनेस हुआ जो प्रधानमंत्री का है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, हम उस पर भी उसी तेजी से काम कर रहे हैं। एक पीएमईजीपी है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। अब उसमें हम आवेदन देते, राज्य सरकार का उद्योग विभाग का 40%, 30% राज्य के खादी बोर्ड का और 30% KVIC उस एप्लीकेशन को लेता। बड़े झंझट होते। हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। भरोसा नहीं रखेंगे, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 90,000 से ऊपर एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गए। ये जो प्रधानमंत्री का सपना है, ईज डूइंग, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, इस पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक पूरे उत्तर प्रदेश की परिवार मिला मुझे ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर। किसी एक संत को मैं लेने गया था। उन्होंने कहा कि हम तो बाप दादा से ये बिजनेस करते आए हैं, छोटा सा उद्योग है, घर में चल रहा है, लेकिन आज तक हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। अब जो सेकंड पीढ़ी नई घर में आई है जो मोबाइल यूज़ करती है, और हम तो मोदी को गाली देते थे, लेकिन ऐसे ही कभी टीवी पे देख लिया और हमने मोबाइल पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा और पता चला कि सरकारी बाबू का खुद हमको फ़ोन आया। तो इससे वो अभिभूत थे और उनको लग रहा था कि कुछ नया होने जा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचेगा? ये इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि, लेकिन जब ये एक के पास पहुंचता है तो 10 लोगों को बताते हैं।
तो माउथ टू माउथ भी हो रहा है। जो उद्यमी हैं, चाहे माइक्रो हो, चाहे मीडियम हो, चाहे स्मॉल हो, तो वो जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है कि हम अवेयर फैलाएं, लोगों तक ले जाएं। हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए पैसा देते हैं, हम उनको ISO सर्टिफिकेशन के लिए पैसा देते हैं कि आप अपने आप को उठाओ जो दुनिया में एक्सपोर्ट करने लायक हो। कल भी डिप्टी PMO सिंगापुर कह रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो केवल डोमेस्टिक यूज में ना हो बल्कि इंटरनेशनल, क्योंकि WTO है। अब हम उस माइंड सेटअप को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये आम जो आदमी है उसको पता नहीं चलता कि ये सब कुछ सरकार इतने बड़े पैमाने पर जो कर रही है उसके लिए क्या है, उसमें से वो कैसे होगा? देखिए, धीरे धीरे सिस्टम है फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर में मुझे राज्य पर भरोसा करना पड़ता है। राज्य जो जितना एक्टिव है उतना जन तक उन योजनाओं को ले जाने में सफल होता है। और हमारा भी प्रयास है कि जन जन तक पहुंचावें। और उम्मीद है कि अब देखा जाए ना, जो 60 साल में 4.5 लाख और 6 महीना में 12 लाख, तो ये तो जागरण अच्छी गति है। अब इसमें जो युवा है, क्योंकि रोजगार तो उसको ज़्यादा जाना चाहिए, आपने चुनाव में वादा भी किया है जिसको मोदी जी ने वचन कहा है, तो उस यूथ को कैसे जोड़ेंगे? मुद्रा तक तो ठीक है, उसके आगे क्या? देखिए, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने कर दी है स्किल्ड को, कौशल को। कौशल युक्त होना चाहिए। बिना कौशल का, आज एक कैमरामैन है, कहीं जाएगा, इसको रोजगार मिल सकता है जहां कैमरामैन की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक PhD किया हुआ व्यक्ति जाए तो उसे केवल पढ़ाई का काम मिले। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कौशल से जोड़ा है। अब हम PMEGP में भी कर रहे हैं कि जो कौशल युक्त, PMEGP क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो 25 लाख तक के छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, अभी तक उद्योग लग सकते हैं, उसमें हम उनको लगाने की छूट देते हैं। महिलाओं को 35% छूट देते हैं, शहर में 25%, पुरुष को 15 और 25 देते हैं। तो ये मेरा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और इसकी सफलता भी मिल रही है। लोग कहते हैं कि सब्सिडी हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ा काम है। नहीं, अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ये सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर हम भरोसा रख रहे हैं। आपने देखा होगा, हम अपने डिपार्टमेंट में KVIC है, जहां महिलाओं को MDA सबको अब डायरेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, बीच में बिचौलिया नहीं। इससे भारत की सरकार को फायदा भी हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट लोगों को ज्यादा फायदा हुआ। 60 से 70 हजार सरकार को भी बचा है और लाभार्थी को भी। अब ये सब कुछ जो आप करते हैं, इसमें आने वाले दिनों में, क्योंकि भविष्य, और जैसे अभी सिंगापुर के डिप्टी PM ने भी कहा कि ग्लोबल मार्केट, उसके लिए एक आम व्यक्ति जो आज 80% आपके मिनिस्ट्री से जुड़ा है, वो क्या करे? मतलब कल का संदेश आज के इंटरव्यू से अगर डिलीवर करना हो उसके लिए, उसमें तो मेरे प्रधानमंत्री का स्लोगन है, 0 इफेक्ट 0 डिफेक्ट। जिस समय प्रोडक्ट खूबसूरत 0 इफेक्ट होगा, 0 डिफेक्ट होगा, तो ग्लोबल मार्केट होगा। लेकिन उसको क्वांटिटी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, वो हम लोग करते हैं। जहाँ टेंडर होता है, हमारा NSIC है, हम सामूहिक टेंडर लेते हैं, छोटे छोटे में बांटते हैं। रॉ मटेरियल बल्क में खरीदते हैं, छोटे छोटे को देते हैं, फाइनेंस करते हैं। ये हम कई कामों को करते हैं जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहते हैं। अभी मेरा सबसे एक लाभकारी, जिसमें मैंने 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की एक आइडिया नहीं बल्कि जमीन पर उतार दिए हैं, वो है KVIC में। पहले चरखा गांधी ने आज़ादी का मूल मंत्र चरखे को लिया था, केवल मैनचेस्टर के कपड़े का बहिष्कार नहीं किया था और ऑप्शन भी दिया था, और वो अर्थ का साधन था, विलेज इंडस्ट्री और कपड़ा बनाना, सूत काटना। आज के जमाने में अब मिल के साथ टाई अप होने में कठिनाई हो रही है। खादी के कपड़े अगर कोई बच्चों को कहें तो वो नहीं लेते। यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, अब हम उस मॉडल पर काम कर रहे हैं। और उसमें मैंने चरखे को सोलर से
युक्त किया है। और सोलर से युक्त करने के कारण अब मैं अपने कंस्टिट्यूंसी बिहार के नवादा में 1000 घर की बस्ती है जिसे मैं आदर्श सांसद आदर्श ग्राम में लिया है। अब खादी के चरखे को ही अभी मैंने 500 घर को दिया है जिसमें 4000 से 7000 की आमदनी उनको आ रहा है। और मेरा लक्ष्य है पूरे 1000 को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके 6000 से 10000 पर ले जाएंगे और देश के अंदर 5 करोड़ लोगों को इससे जोड़ेंगे। डिसेंट्रलाइज और प्रोडक्शन यार्न मेरा और कोई इस पर नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कहा है और आगे जब ये योजना जमीन पर उतरेगा तो देश में एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती देगा। बिल्कुल, लेकिन आप ये सब करते हैं, ये सब कुछ करने के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो हमारी टीवी इंडस्ट्री का एक एग्जीबिशन होता है लॉस वेगस में और एक होता है एम्स्टर्डम में, दुनिया भर का बड़ा एक्सपो होता है। हमने उसमें जस्ट रजिस्टर किया, जैसे ही रजिस्टर करते वहाँ जाने के लिए इजराइल एम्बेसी से फ़ोन आ जाता है कि हमारी देश की वहाँ ये 9 स्टॉल लगने वाले हैं। प्राइवेट कंपनियाँ हैं लेकिन हमारे देश की है और हमारे काउंसलर मतलब दिल्ली में जो उनके काउंसलर बैठते हैं वो आपको मिलने आना चाहते हैं। हमने कहा आइए। जब वो काउंसलर मिलने आए तो मुझे लग रहा था कि उन प्राइवेट कंपनियों का मार्केटिंग का ऑफिसर आया था। वो व्यक्ति इजराइल सरकार का स्टाफ है, ऑफिसर एक बाबू है हमारे यहाँ की भाषा में कहे, और वो मुझे समझा रहे थे कि आप दूसरे देश का मटेरियल लेने के बजाय हमारे देश का क्यों ले ले। उन्होंने उन कंपनियों के स्टॉल का वीआईपी पास मुझे दिल्ली में दे दिया। तो कितना सिंक्रोनाइजेशन है उद्योग और सरकार में, हमारे यहाँ कैसे होगा? हाँ, मैं आपकी बातों को बिना काटे हुए भारत में कार्य संस्कृति नए प्रधानमंत्री ने बदलने की कोशिश की है और हम बदल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत को हम उन कार्य पद्धति से जो मोदी जी का काम करने का तरीका है, जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार के बाबुओं को भी कार्य पद्धति में अंतर आया है और अंतर आएगा। सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। हाँ। समन्वय चाहिए। समन्वय की आवश्यकता है। वो कार्य पद्धति से ही दूर होगा। अच्छा, ये सब करने में राज्य का भी बड़ा रोल है। आपने भी कहा कि फेडरल स्थिति, तो कई राज्य इस विषय में कोऑपरेट नहीं करते, ये भी तो फैक्ट है। बिल्कुल सही। अभी देखिए जैसे फसल बीमा पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लागू की, प्रीमियम घटा दिया, जहां 10% प्लस में लगता था वहां 1.5, 2, 2.5 पर ले आया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने उसे लागू नहीं किया। तो ये कठिनाई है। फेडरल स्ट्रक्चर के बहुत सारे अच्छे गुण हैं तो कुछ खामियां भी है और मैं समझता हूं इन खामियों में को दूर करने में जनता ज्यादा अग्रसर होगी। कौन से राज्य ने अच्छा काम किया अबो द पार्टी लाइन, जिसने भी अच्छा काम किया हो? आपको क्या लगता है कि आपके मंत्रालय से संबंधित किस राज्य ने अच्छा काम किया है? देखिए, मैं उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता क्योंकि सभी लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस प्रांत से आता हूं, बिहार से, बिहार में कार्य संस्कृति नहीं बन रहा है। वहाँ थोड़ी कठिनाई। लेकिन शराबबंदी की जो बड़ी हवा उन्होंने बनाई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री का शराबबंदी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर बनने का एक रास्ता शायद किसी ने सिखा दिया है कि आधी आबादी महिलाओं की है, आप इसे बंद करेंगे तो आप शायद देश के प्रधानमंत्री बनने में आपको आसानी होगी। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, ये कोई नई चीज आप नहीं कर रहे हो। 10 साल तो आपने शराब पिलाया लोगों को, खुल के पिलाया, खूब छक छक के पिया करो। अब छक छक करके पिलाए आप 10 साल। अब 10 साल पिलाने के बाद आप लोगों पर सख्ती लगाने की काम कर रहे हो, करना भी चाहिए, मैं भी पक्षधर हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है, फेल हो गया। आप छोटे छोटे पुलिस वालों को दंडित कर रहे हो,
अगर दंडित करना है तो स्वयं को दंडित करो, डीजीपी को दंडित करो, एसपी को दंडित करो, सिस्टम को दंडित करो। लेकिन मुख्यमंत्री का इरादा कोई शराबबंदी से नहीं है, उनका राजनीतिक इरादा है। एक लालू की चाशनी में ढाल जाने का भी पूरा सब दिख रहा है असर। अभी तो दोनों में होड़ लगी हुई है कि देश का बागडोर कौन संभालेगा, राज्य किसके जिम्मे रहेगा। एक चाशनी तो वहाँ ऐसा असर कर पाया है कि चाशनी में वो मिठाई है या मिठाई में चाशनी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो अधिकृत शराब के दुकान थे वो बंद हो गए, तो जो आरजेडी का वोटर है या लालू के जो लोग हैं उनके लिए ये मार्केट खुल गया। मैं केवल लालू के लोग नहीं कहता हूँ, जदयू और लालू जी के सीमावर्ती राज्यों जिलों में खूब छूट करके बिजनेस चल रहा है, तभी तो लोग पकड़ा रहे हैं, बंद हो नहीं रहा है। जहरीली शराब से मर रहे हैं। अंडरग्राउंड एक अर्थव्यवस्था तैयार हो गई। एकदम अर्थव्यवस्था एक नहीं। वहाँ के लोग कहते हैं कि लाखों की कमाई होती है, अब क्या होती है ये तो जो इस पर काम कर रहे हैं वही बता सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री दिवा स्वप्न में हैं। बिहार अब वो नया काम करने जा रहे हैं, पूरे देश में घूमेंगे, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, युवाओं से इंटरेक्ट होंगे। उसके लिए हवाई जहाज लिया है। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छा है, संदेश दें, प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी का नकल करें, नकलची बाबा आप हैं, आप करें नकल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार को तो जो ड्रीम दिखाया था वो ड्रीम तो पूरा कर दें, तब देश के युवा को कहेंगे। बिहार को ड्रीम दिखाया था भय मुक्त शासन, अपराध मुक्त शासन। आज 9 महीने में 2000 से ज्यादा हत्याएं हो गई, बलात्कार, लूट, अपराध, अपहरण, बेरोजगारी, उद्योग लेस। जो जीडीपी था 13.5% जब हम लोग सत्ता में थे, आज घट के 7% पर आ गया है। इसको तो कर दें, तब ड्रीम, बिहार के ड्रीम को अगर आपने पूरा कर लिया तो देश का ड्रीम पूरा हो जाएगा। मतलब तब एक तरीके से जो जेडीयू और बीजेपी की टीम थी उसमें परफॉर्मर लोग तो बीजेपी के थे, लेकिन क्रेडिट जाता था कैप्टन के नाते नीतीश को। स्वाभाविक है, ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को। तो अब लेकिन गालियां ज्यादा पड़ रही है। स्वाभाविक है। अब बाढ़ के दौरे में जहां नीतीश जी जा रहे हैं वहां लालू जी जा रहे हैं, सरकार नहीं जा रही है। ये हम वहां बाढ़ में राहत नहीं बट रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, लालू भी वही कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार के पार्ट हैं या हमारे तरफ विपक्ष में। लेकिन अगर बिहार नहीं बनेगा, बिहार नहीं टिकेगा, तो वो देश भर में अपने आप को कैसे टिका पाएंगे? मैं तो वही कह रहा हूं कि गलतफहमी है। आवर ड्रीम ऑफ नेशन, अ यूथ, तो पहले बिहार का ड्रीम तो क्योंकि मोदी ने तो अपना ड्रीम वहां जमीन पे उतार के दिखाया गुजरात में, फिर उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। कोई मिला है सलाहकार, जो सलाहकार कह रहा है कि युवा का एक वर्ग है जो आपके चेहरे को पसंद करता है। अरे चेहरा तो बिहार का चेहरा हो जाए, चेहरा तो काम का होता है, चेहरा परफॉर्मेंस के साथ, परफॉर्मेंस का आज का युवा ऐसे ही नहीं। अगर चेहरा होता नीतीश कुमार का तो 77 में पहली चुनाव लड़े थे। युवा होंगे, सलमान खान और कौन कौन हीरो हैं उसके तरह जवान होंगे, सुंदर होंगे, गुलाबी होंगे। उस समय तो हार गए, एक बार नहीं लगातार। तो चेहरे से नहीं होता है, परफॉर्मेंस से होता है। मोदी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया था। केवल गोरे मोदी थे इसलिए नहीं लोगों ने पसंद किया, परफॉर्मेंस था। इसलिए नीतीश कुमार परफॉर्मेंस करें, चेहरा से नहीं। अच्छा, पहले एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि जो बिहार के युवा प्रतिभावान लोग हैं, एनआरआई है, वो सारे लोग बड़ी संख्या में वापस आना चाह रहे थे बिहार में कुछ करने के लिए, परफॉर्मेंस करने। लेकिन अब ये एकदम से सब रुक गया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनमें निराशा आ गई। मेरे साथ करीब करीब 15-20 लोगों की टीम है जो आईआईटी करके 20 लाख का पैकेज छोड़ दिया, आईएमए अहमदाबाद, नरसिंह मुर्जी, कई संस्थानों से। अब वे लोग ठहर से गए, अब उनको भविष्य दिखाई नहीं देता। एक बिहार के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। तो आबादी का एक विषय है, लेकिन जो इसमें मुसलमान आबादी बढ़ रही है उसका क्या?
देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज भारत के सामाजिक समरसता और भारत के विकास के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता है, चाइना की तरह। अगर चाइना की तरह कड़ा कानून नहीं बना और वो कानून ऐसा हो जो धर्म से ऊपर हो, राजनीति से ऊपर हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे बौद्ध हो या जैन, अगर 2 बच्चे तो सभी के लिए 2 बच्चे, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त, जो ना माने उस पर कानूनी कार्रवाई, जो ना माने उस पर आर्थिक कार्रवाई। अगर ऐसे कानून नहीं बनेंगे तो ना भारत विकसित राष्ट्रों के कगार में खड़े हो पाएगा और न सामाजिक संतुलन रह पाएगा। अभी आपने जिनके नाम लिए, बौद्धों की संख्या घटी, जैनों की भी घटी, पारसियों की घटी, हिंदुओं की उतने अनुपात में नहीं बढ़ी, बढ़ तो केवल मुसलमान की रही। बढ़ी नहीं, हाँ वही नहीं बढ़ी। मैं आपको बताऊंगा कि जो एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है। हाँ। और मुसलमानों की जनसंख्या सरकारी आंकड़े के अनुसार बढ़ी है। हाँ। लेकिन एक चैनल ने हाँ। जो संख्या बताया है वो मेरे पास है। आज 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 90% था, 47 में। आज उनके चैनल के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक 72%। इनकी जनसंख्या 8% था, आज उनके अनुसार 20 और 22 है। तो ये डेटा आज पाकिस्तान का उन्होंने एक डेटा दिया है। उन्होंने दिया है कि आज़ादी के समय 22% थे, आज घट के 1% आ गए। ये उनका अपना एक आंकड़ा है। मुझे उन आंकड़ों से लेना देना नहीं है। मुझे अगर हिंदुस्तान को मैं देखता हूं तो हिंदुस्तान को एक सामर्थ्य हिंदुस्तान, एक सामाजिक समरसता का हिंदुस्तान, एक विकसित हिंदुस्तान बनाना है कि यहाँ कानून बनाना पड़ेगा। इसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। सरकार खड़ी रहे, इसलिए तो आप लोगों को चुन के दिया कि इसके लिए आप कुछ करें। आप समाज को करने के लिए कहेंगे तो इसलिए कह रहा हूं हाँ। कि भारत के अंदर एक नई राजनीति 25-30 साल से शुरू हुई है, या उससे भी अधिक कहें। वो है छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति। और ये राजनीति के तहत इनको राष्ट्र से ज्यादा वोट प्रिय है, और वोट को मद्देनजर देख करके हर चीज में वोट नजर आता है। और ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। एक FAO एक संस्था है, उसने 2050 तक थ्रेट किया है कि साहब लोगों को अनाज में दिक्कत होगी, भोजन की दिक्कत होगी। 2050 तक 10 लोगों में 1 लोगों को दुनिया में पानी नहीं मिलेगा। तो हमें वो भी देखना है। लेकिन ये वोट छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले, जब मैं ये बात कहता हूं तो मुझ पर तीखा प्रहार करते हैं। लेकिन प्रहार से गिरास थोड़े डरते हैं। लेकिन मैं इस विषय को उठाते रहूंगा। और मेरे लिए पद कोई जरूरी नहीं है, राष्ट्र जरूरी है। और मैं मंत्रिपरिषद छोड़ सकता, मैं बीजेपी छोड़ सकता, लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। और लेकिन ये छोड़ने की जरूरत है ऐसा पार्टी ने नहीं कहा है ना। नहीं, हमें कोई कहा नहीं। जब लोग कहते हैं कि आप मंत्री होकर के ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, कहा मंत्री तो मैं 2 दिन में बना हूं, लेकिन मैं जन्म से एक सनातनी हिंदू हूं। अगर सामाजिक समरसता बिगड़ गया भारत का, तो भारत का सब चीज बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। और भारत बिगड़ेगा तो विश्व बिगड़ेगा। भारत बिगड़ेगा तो भारत पूरे दुनिया को झकझोर देगा। ये तो क्या अब आप एक मंत्री के तौर पर अपने सरकार से इसको क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए, और अभी तो आप कैबिनेट मंत्री भी बन जाएंगे। अभी यूपी इलेक्शन के बाद कलराज मिश्रा जी रिटायर्ड होंगे 75 साल होने के बाद, उसके बाद आप कैबिनेट बनेंगे। मैं उस लफड़े में नहीं जाना चाहता। सरकार की कई सारी मजबूरियां होती है, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक नागरिक के नाते मैं इसे जन जन में फैलाने का काम करूंगा, और तब तक फैलाते रहूंगा जब तक कि देश
खड़ा ना हो जाए अपने अधिकार के लिए। बिल्कुल, ये करने के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि सुदर्शन इसीलिए पैदा हुआ है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है, और देश इसके बगैर 1 नंबर बन ही नहीं सकता, ऐसा हमारा दावा है। मेरा भी आपसे 200% सहमत है कि आज लोग कहते हैं कि आप सुदर्शन चैनल को क्यों समर्थन करते हैं, लोग कहते हैं जी न्यूज को क्यों समर्थन करते हैं। हम केवल राष्ट्रवाद की बात करता, मैं नहीं कहता कि आप राष्ट्र विरोधी है दूसरे चैनल, मैं नहीं कहता, लेकिन आपकी जुबान बंद हो जाती है, आप इंटॉलरेंस पर ज्यादा बोलते हैं, पत्थर मारे आतंकवादी तो उसके समर्थन में आप खड़े होते हैं। बिल्कुल, सच कहने की जरूरत है, आज राष्ट्र को जरूरत है सच कहने वाली टीम हो, चाहे वो मीडिया हो चाहे आम हो। बिल्कुल, हम तो काम कर रहे हैं, आप सच बोलते रहिए, कोई दिखाए न दिखाए, हम आपको दिखाएंगे, हम इस मुद्दे को आगे लेके चलेंगे। और इस इंटरव्यू का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था समाज को, क्योंकि विकास तो हिंदुस्तान में पहले भी कम नहीं था। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि सोना लेके लोग घूमते थे, कोई किसी को कुछ नहीं करता था। आज की जीडीपी से 10 गुना ज़्यादा जीडीपी थी, इसलिए दुनिया भर के सारे लुटेरे हिंदुस्तान में आए थे। विकास सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तब हम विकसित थे लेकिन सुरक्षित नहीं थे, और इसलिए विकास से भी ज़्यादा राष्ट्र रक्षा जरूरी है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, राष्ट्र बचेगा तब हम सब बचेंगे, सब बचेंगे, और उसके बाद विकास भी करेंगे। वो सब कुछ हुए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपने समय निकाला, हम आपके आभारी हैं।